हेलो वेलकम टू फ्रेंड्स @प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 6 का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैंने आपको इस हाफ ईयरली एग्जाम की क्वेश्चन पेपर की वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको सेक्शन पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस टाइप का आपका ये क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसा फॉर्मेट रहेगा, ये सारी जानकारी मैंने आपको उसमें बताया था। और साथ के साथ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको सॉल्व करके भी दिखाया था। इसके बाद मैंने आपके लिए सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने पूरा सॉल्व किया था। उम्मीद करता हूं आपने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखा होगा। अगर आपने मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों ही का लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट के अंदर सेक्शन सी का, यानी कि इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हो सकता है आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट मिस कर दिया हो तो वो वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी हो सके। अब देखिए सेक्शन सी के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्क्स के होने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बोला था कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि सेक्शन सी जो है आपका ये 15 मार्क्स का ये पूरा होने वाला है आपके इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 75, 60 एंड 200, यानी कि इन तीनों का कॉमन फैक्टर आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। बेसिकली इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें एलसीएम कैलकुलेट कर, तो 75 का, 60 का और 210 का, इन सब का आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। स्टार्ट आप 2 सकते हो, 75 नहीं होगा तो एज इट इज लिख लोगे, 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये जो 210 है इसे हम रखते हैं 105। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो 2 से हो सकता है सिर्फ 30 होगा, बाकी ये जो दोनों ये नहीं होंगे। तो मैं 75 को और ये जो 30 है इसकी जगह 15 लिख सकता हूं, 105 को एज इट इज लूंगा। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 से ये सारे के सारे इजिली हो जाएंगे। तो जब आप इसे 5 से करेंगे यहां आपको देखने को मिलेगा कि ये आपके पास 15 हो जाएगा, और ये 5 से करोगे तो 3 हो जाएगा, और इसे 5 करेंगे तो आपके पास ये 21 आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो 5 से अब नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक जो 15 है 15 से हो पा रहा है। चलिए 15 हो रहा है तो 15 को ही कर लेते हैं, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 3 आ जाएगा, और उसके बाद ये 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो ये सबके सब 3 से होते हुए आपको इजीली दिखाई दे रहे हैं, तो ये 1, ये 1 और ये 7 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 7 से करके इसे आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर, यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर है ये आपके पास आ जाएगा। यानी कि एलसीएम निकालने के लिए आपको बोला गया, तो आप एलसीएम यहाँ पे निकाल सकते हो इन सबको मल्टीप्लाई करके। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में बोला जा रहा है इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। अब देखो इसके अंदर आपके 3 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन सब में अगर पॉसिबल है तो आपको एक रफ डायग्राम बना करके इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको बोला जा रहा है अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। एक क्लोज कर्व आपको बनाना है जो कि पॉलीगन नहीं होगा। क्लोज कर्व बोला जा रहा है तो आप कुछ भी एक डायग्राम बना सकते हैं, क्लोज कर देना है, लेकिन ये प्रॉपर पॉलीगन नहीं बन पा रहा है। पॉलीगन जब होगा जब इसमें स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल होगा। स्ट्रेट लाइन का यही है इसके अंदर कर्व लाइन का यूज हो रहा है, और ये क्लोज कर्व भी है। तो यानी कि इस टाइप से कोई भी डायग्राम आप बना सकते हो कि क्लोज करना है आपको इसके अंदर, और स्ट्रेट लाइन का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट, इस तरह से आप डायग्राम बना के इसे रीड कर सकते हैं। सेकंड देखो बी पार्ट, इसमें आपको बोला जा रहा है ओपन कर्व मेड अप इंटायरली बाय लाइनमेंट। यहाँ पे आपको ओपन कर्व बनाना है, क्लोज नहीं बनाना है इस बार आपको ओपन बनाना है, और ये पूरा जो डायग्राम आप बनाएंगे इसके लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो एक डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है अंदर ये देखो मैंने ओपन छोड़ दिया है। ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट है, ये सेकंड लाइन सेगमेंट है, ये थर्ड लाइन सेगमेंट है, और ये फोर्थ लाइन सेगमेंट है। यानी कि एक डायग्राम ऐसा बना देना है आपको इसके अंदर जो कि क्लोज ना हो, और इसके अंदर आप लाइन सेगमेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा इस तरह से आपका ये काम कंप्लीट। इसके बाद थर्ड देखो सी पार्ट में आपको बोला जा रहा है अ पॉलीगन विद 2 साइड। अब पॉलीगन बनाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये कैसा होना चाहिए, 2 साइड का। तो पहली बात तो ये एटलीस्ट हमें 3 लाइन सेगमेंट चाहिए होता है, जिसकी हेल्प से ही हम पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि 3 साइड तो कम से कम चाहिए, भी जाके तो हम ट्राइंगल बना पाएंगे। 2 साइड से अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये क्लोज होगा ही नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो सी आंसर है ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे इसके आंसर में नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि डायग्राम क्लोज बनाने के लिए हमें कम से कम 3 साइड्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि 2 साइड्स को यूज करके बनाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपने आंसर में आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में जैसे आपको ये क्लॉक गिवन है, पहले इसे ध्यान से आपको देख लेना है, और जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1 बाय 1 इसे सॉल्व करते हैं। पहले इनको जो पूछा जा रहा है इसे पढ़ते हैं। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच
अब देखो जैसे फर्स्ट क्लॉक है 9 o'clock हो रहा है इसके अंदर, तो ये 90 डिग्री का ये आपको एंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जानते हैं 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए राइट एंगल क्रिएट हो रहा है। अब देखो सेकंड वाले में देखो जो 1 o'clock हो रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है लेस देन 90 डिग्री का हो रहा है। तो 90 डिग्री का मतलब ये हुआ, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। तो आप अपने आंसर में यहां लिख सकते हो एक्यूट एंगल। अब देखो ये जो एंगल है यानी 6 o'clock हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है 180 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो 180 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। तो हम अपने आंसर में यहां लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमें टाइप ऑफ एंगल्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। 90 डिग्री का होता है तो हम उसे राइट एंगल कह देते हैं। 90 डिग्री से लेस होता है, ठीक है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोल देंगे। ठीक है, और जब इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो हम उसे स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाया है। सबके नाम आप नीचे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप रीजन भी लिख सकते हो कि ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, ये लेस देन 90 डिग्री का है, ये क्या है 180 डिग्री का है। इस वजह से हम लोग ऐसा आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22nd क्वेश्चन है, इसे एक बार पहले पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे ना डिफरेंट ट्राइंगल्स आपको दे रखा है। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में जो ट्राइंगल दे रखा है उसका नाम है ट्राइंगल LMN विद जो यहाँ पे अब यहाँ पे ना एंगल की वैल्यू भी दे रखी है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल L, इसकी वैल्यू आपके पास 30 डिग्री है। सेकंड एंगल है जिसका नाम M है, मेंशन किया जा रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल M इज इक्वल टू 70 डिग्री। और लास्ट में है आपके पास N, यहाँ मेंशन किया गया है मेजरमेंट ऑफ एंगल N इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ध्यान से देखोगे ये सबके सब जो एंगल है, चाहे हम 30 की बात कर लें, चाहे हम 70 डिग्री की बात कर लें, या फिर हम 80 डिग्री की बात कर लें, ये सबके सब क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री का मतलब ये हुआ ये सबके सब एक्यूट एंगल है। तो इस ट्राइंगल को हम बोल सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल आप स्पेलिंग भी लिख सकते हो, तो आप डायग्राम बना करके भी दिखा सकते हो इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बी वाले में आपको बोला कि ट्राइंगल है आपके पास जिसका नाम है ट्राइंगल ABC, और फर्दर आपको इसकी साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। साइड आपके पास AB है, इसकी साइड की लेंथ आपको गिवन है 8.7 सेंटीमीटर। सेकंड आपके पास है AC और इसकी लेंथ आपके पास है ये 7 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड है आपके पास BC, जैसे यानी कि इस तरह अगर आप डम बनाएंगे और इसका नाम रख दें आप ABC रख देते हैं। इन सब की वैल्यू आपको दे रखी है। सबसे पहले AB की वैल्यू दे रखी है आपके पास 8.7 है, और उसके बाद नेक्स्ट है आप AC की वैल्यू। AC की वैल्यू आपके पास 7 सेंटीमीटर है और B की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर है। तो तीनों की जो लेंथ आपको दे रखी है डिफरेंट वैल्यू है, सेम वैल्यू कहीं पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो इस टाइप का जो ट्राइंगल होता है हम उसे स्केलन ट्राइंगल बोल देते हैं। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो स्केलन ट्राइंगल। ठीक, तो ये जो ट्राइंगल टाइप ऑफ ट्राइंगल जो है ये स्केलन ट्राइंगल होता है। जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको साइड की लेंथ दे रखी है और सब डिफरेंट है, इक्वल नहीं आ रही है, तो उसे हम स्केलन ट्राइंगल बोल देते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ट्राइंगल PQR जो आपको दे सच डेट, जिसमें आपको मेंशन किया गया कि PQ, QR एंड R ये PR इन सब की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर है। यानी तीनों जो साइड है आपके पास इन सब की लेंथ इक्वल है, चाहे हम PQ की बात कर ले या फिर QR की कर ले या PR की बात कर ले, सबकी लेंथ इक्वल है। तो जब भी आपके पास इक्वल लेंथ वाला ट्राइंगल दे दिया जाए तो इसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल देते हैं। तो आप अपने आंसर में यहाँ लिख सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल, आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो सी वाला जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, सेकंड वाला आपका स्केलन ट्राइंगल हो गया, और फर्स्ट वाला आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि टाइप ऑफ ट्राइंगल आपको आइडेंटिफाई करना था और उनका नाम लिखना था, तो 1 बाय 1 आप तीनों का नाम लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 23rd को भी एक बार पढ़ते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन। अब देखो यहाँ पे ना स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, ए के अंदर, के अंदर और सी के अंदर स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, और इन सारे स्टेटमेंट्स को आपको नंबर के फॉर्म में लिखना है। और वो नंबर कैसा होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव में भी होता है और इसके अलावा नेगेटिव में भी होता है। तो स्टेटमेंट पढ़ने के अकॉर्डिंग आपको एप्रोप्रिएट साइन यूज करना है कि कहां पे आपका नेगेटिव साइन यूज होगा, कहां पॉजिटिव साइन होगा, इन दोनों को ध्यान के अपने आंसर को लिखना है। जैसे देखो ए स्टेटमेंट, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखो अबव द ग्राउंड की बात की जा रही है, अबव का मतलब है यहाँ पे प्लस का साइन यूज होगा, और कितना मीटर बोला जा रहा है, तो 2000 बोला जा रहा है। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो प्लस 2000 मीटर अपना आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, अबव की बात की जाएगी तो प्लस का साइन होगा। अब सेकंड देखो, सेकंड स्टेटमेंट है अ सबमरीन इज मूविंग इन अ डेप्थ। ठीक है, हाइट के बारे में, इसके जो डेप्थ के बारे में आपको मेंशन किया जा रहा है कि 800 मीटर बिलो
बिलो द सी लेवल। बिलो हो गया तो आप समझ जाना कि यहाँ पे माइनस का साइन यूज होगा। और कितना बिलो है ये मेंशन किया गया है 800 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आंसर में 800 मीटर क्या माइनस में लिख देंगे। जब भी आपको अबव टर्म यूज किया जाएगा आपके स्टेटमेंट में तो प्लस का साइन यूज करोगे, और जब आपको साइन यूज किया जाएगा तब आप क्या करेंगे, माइनस का साइन यूज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सी वाला। सी में आपको बोला जा रहा है विड्रॉल ऑफ ₹700, किस बैंक में आपके पास अमाउंट है आपने सेव करते हो, और वहां पे आप 700 रुपीज को क्या आपके आपने विड्रॉल करा लिया, उसे निकाल लिया। निकालने का मतलब है आपने क्या किया, माइनस कर दिया। तो आप ये कह सकते कि इस वाले नंबर को अगर मुझे लिखना है 700 को तो हम नेगेटिव में लिखेंगे। अगर आप डिपॉजिट करोगे तो वहां पे क्या होगा, प्लस का, और जब आप विड्रॉल करोगे तो वो माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप तीनों ही स्टेटमेंट के इंटीजर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला पॉजिटिव में था, सेकेंड एंड थर्ड जो है ये आपका नेगेटिव में हो जाएगा। तो आपको अच्छे से क्लियर क्वेश्चन हो गया होगा। इसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन डी है आपके लिए, ठीक है। तो सेक्शन डी जो है आपके पास यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। 1 बाय 1 इन तीनों ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी कि सीरियल ऑर्डर से अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 है। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को स्टिच करने के लिए हमें 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ती है। और क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, ठीक है। अब जैसे आपके पास टोटल क्लॉथ कितना है, वो आपके पास है 40 मीटर है, ठीक है। क्लॉथ की लेंथ आपको गिवन है। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये क्या 40 मल्टीप्लाई बाय हम इसे 100 कर दें, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये हमारे पास सेंटीमीटर जाएगा। यानी कि मेरे पास क्या है कि 4000 सेंटीमीटर लेंथ का क्लॉथ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि लेंथ ऑफ क्लॉथ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो लेंथ ऑफ क्लॉथ, ठीक है। और ये आपके पास 40 मीटर, मैंने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया और यहां लिख दिया। अच्छा, अब एक शर्ट को स्टिच करने के लिए हमें कितने की जरूरत होती है कि 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर की होते हैं। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होगी, तो रिक्वायरमेंट आप कहोगे सर 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर है। अब इसे भी अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहाँ जो 2 मीटर है, 2 को मैं क्या करूं 100 से मल्टीप्लाई कर लूं, और जो 15 सेंटीमीटर में उसे ऑलरेडी दूं। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200, 15 ऐड करोगे तो आपके पास 215 आ जाएगा। अब नंबर शर्ट्स आपको निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, यहां लिखोगे नंबर ऑफ शर्ट्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद जो स्टिच करना है, शर्ट को स्टिच करना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो 4000 है हमारे पास, इस 4000 को 115 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे खुद से करें तो बेटर है। बहुत आसान सा है, डिवाइड ही तो करना है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। पहले 1 से करोगे तो आपके 215 ये आ जाएगा बस। जब इसे माइनस करोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और इधर करोगे तो आपके पास ये 8 आ जाएगा। फर्दर आप भी बोरो कर सकते हो, और तो ये बाकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से मल्टीप्लाई वगैरह करके डिवाइड करके नंबर्स निकाल लेना। यानी कि मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नहीं करके दे रहा हूं, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे डिवाइड करके पूरा कंप्लीट आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि कितने क्लोथ्स बन जाएंगे। जहां भी यहाँ पे आंसर आएगा वो नंबर ऑफ क्लोथ आ जाएगा, और जो रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर जो आ जाएगा, तो आप कह सकते हो रिमेनिंग क्लोथ जो, वो भी आप बता सकते हो। और ये किसमें होगा, सेंटीमीटर के अंदर होगा। अच्छा, तो जैसे आप 24th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25, और 25th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है मैच द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ आपके पास ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है, ठीक है। इन दोनों को मैच कराना है। सबसे पहले बोला जा रहा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब होता है कि 180 डिग्री का होता है, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसके अकॉर्डिंग कुछ है क्या, लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, ये तो नहीं होगा। फिर बोला मोर देन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, ये भी नहीं होगा। हाफ रिवोल्यूशन जैसे क्लॉक वगैरह है, उसके अंदर हाफ रिवोल्यूशन क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्रिएट करता है। यानी कि फर्स्ट को मैं सी के साथ मैच कर सकता हूं। उसके बाद राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कहीं यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है क्या, पहले लिख लेते हैं कि लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। मोर देन हाफ, ये भी नहीं होगा। 1/4 रिवोल्यूशन। 1/4 रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि 360 का 1/4 करोगे तो जो आपके पास क्या आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि राइट एंगल की बात की जा रही है, तो डी वाला जो है ऑप्शन आपको दे रखा है, यहां इसके साथ आप मैच करा सकते हो। अब देखो जो फर्स्ट वाला था लेस देन 1/4, यानी कि 90 डिग्री से कम, ये 90 डिग्री से कम वाला एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल होता है, तो आप यहां मैच करवा सकते हैं। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई ऑप्शन है तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मोर देन हाफ रिवोल्यूशन, मोर देन हाफ रिवोल्यूशन, तो भाई ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। तो जैसे ये फिफ्थ वाला है, फिफ्थ आप बी के साथ मैच करवा सकते हैं। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो वो क्या होता है, 1/4 से लेकर हाफ,
1/4 का मतलब होता है 90 डिग्री, 1/2 का मतलब होता है 180 डिग्री। यानी कि इन दोनों के बीच एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो इसे हम यहाँ पे मैच करवा देंगे। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो आपको ध्यान रखना है 90 से 180 के बीच में। रिफ्लेक्सिव एंगल जो होगा मोर 180 डिग्री होगा लेकिन लेस देन 360 के बीच में होगा, यानी इस कैटेगरी के अंदर आता है। और एक्यूट एंगल की बात करें 90 से लेस देन होता है। राइट एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल की बात करें तो ये आपका 180 डिग्री का होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द सम। अब ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इनका सम कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी इसे सॉल्व करना है, बेसिकली ये बोला जा रहा है। जैसे फर्स्ट पार्ट है तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि 137 एंड 354। देखो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, होगा तो माइनस ही यहाँ पे, लेकिन जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे 354 दिख रहा है, इसका साइन लगाओगे। यानी कि आपने क्या करना है, 354 से 137 को आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसे नेगेटिव में आप लिख देंगे। तो चलो पहले माइनस लेते हैं। तो जब आप इसे माइनस करोगे 54 है, यहाँ 7 है, तो ठीक है। तो आप इसे एक बार दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर साफ साफ दिखाई देने, ताकि मिस्टेक ना हो। 354 है, ठीक है, तो 354 और 137, ठीक है। तो जब आप इसे माइनस करेंगे बोरो करके तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो 5 के 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये यानी कि ये आ गया 217 आ गया, लेकिन हम साइन लगाएंगे माइनस का लगाएंगे। यानी कि फर्स्ट पार्ट तो आपने इसे कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या है, 52 प्लस का भी है, 52 माइनस का भी है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0 आ जाएगा। उसके बाद सही में बोला जा रहा है कि आपके पास 312 जो है ये आपके पास नेगेटिव का है और 39 और 190 ये प्लस का है। तो आप क्या करो, इन दोनों को तो प्लस कर लो और जो भी आंसर आएगा उसे 312 में से कर लेना। और यहाँ पे चलो एक बार करके ही दिखा देता हूँ। जैसे 192 है आपके पास और इसमें 39 है, इन्हें प्लस कर लो तो ये आपके पास 11 आ जाएगा और ये 12 13 हो गया और 1 हो गया, यानी कि 231, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास 231 आ गया। और यहाँ पे क्या है, 312 है, तो 312 और 230 के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 312 में से 231 माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे आप इसमें लिख देना, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह बाकी भी आप कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इन दोनों को प्लस है तो आपके माइनस वाला तो 250 आ जाएगा माइनस में, और ये प्लस वाला कितना आपके पास 300 है। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपसे -50 आ जाएगा, माइनस किया और ग्रेटर साइन कौन सा है, प्लस का है 300 वाला, तो हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, +50 अपने आंसर में लिख देंगे डी वाले में। और ई वाले में देखोगे तो ई वाले में आपके पास कहीं प्लस का दिख रहा है कहीं माइनस का दिख रहा है। तो 37 जो है ये तो प्लस का है, यहां कर देता हूं, 37 आपके पास प्लस का है, बाकी सारे माइनस वाले हैं, तो उस वाले सबको प्लस कर लेते हैं। तो अब 8 को और 2 को प्लस करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और ये 60 और है आपके पास, इसे लिख लो। अब 37 यहां लिख लो और ये 65 और 10 को प्लस करोगे तो आपके पास माइनस का 75 आएगा। तो 75 आपके पास ये रहा, 37 माइनस कर लो इसमें से, जो भी रिजल्ट आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो, 75 में से 37 को माइनस कर लेना, जो भी आंसर आएगा उसे माइनस में लिख देना। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 26 को कंप्लीट कर सकते हो। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और इसे आप लोग खुद कर सकते हो। अच्छा, इतना कंप्लीट करने के बाद यानी कि ये आपका सेक्शन डी कंप्लीट हो गया। यहां से सेक्शन के बाद अब नेक्स्ट है आपके लिए लास्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन ई है, ठीक है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 क्वेश्चन में आपको यहाँ 4 मेजर सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, उनके डिसरिलेटेड। जैसे इंडिया का मैप है, ये आप लोग जानते हो कि ये क्या है, न्यू दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जानते हो यहाँ पे क्या है, कोलकाता है। और यहाँ पे क्या लोकेटेड है, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे चेन्नई लोकेटेड है, और यहाँ पे आपके लिए मुंबई लोकेटेड है। इन सब का डिस्टेंस आपको दे रखा है अलग अलग तरीके से यहाँ पे टेबल बना करके। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा जा रहा है विच अमंग द अबव पेयर सिटी हैज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, सबसे ग्रेटर वैल्यू, तो सबसे ग्रेटर वैल्यू किसकी दिख रही है आपको यहाँ पे, ये 1684 कुछ इस टाइप से दिख रही है आपको, क्योंकि कोलकाता से लेकर के जो चेन्नई का जो डिस्टेंस है, कोलकाता टू चेन्नई, ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड चेन्नई इज द हाईएस्ट, इज द मैक्सिमम, ठीक है। तो ये इस पूरे पे अंदर सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वाला है। देखो कोलकाता तो देखो ये रहा, ठीक है, चेन्नई ये रहा, तो ये वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस यही वाला है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है राइट बिटवीन दिल्ली टू कोलकाता अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखो सबसे पहले तो आपको दिल्ली कोलकाता जो नंबर है वो आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो ये देखो आपके पास दिल्ली कोलकाता का डिस्टेंस आपको यहाँ दो मिल रहा है, ठीक है। ये जो है इसे आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 मिलियन हो गया पहली बार, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 मिलियन एंड, ठीक है, 400, जैसे है ना 453,000, तो आप लिख सकते हो कि 400, ठीक है, 453,000, तो आप यहां लिख दोगे 53,000, ठीक है। बस इस तरह से आपने करना है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग बोला गया तो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लिखना है। कई बार एग्जाम में इंटरनेशनल आ सकता है, कई बार आपके पास नेशनल के अकॉर्डिंग आ, तो जिस तरीके से भी क्वेश्चन आए वो उस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टेबल को अच्छे से देखना था, मैप को अच्छे से देखना था, और उसके बाद जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देना है। देखो न्यू दिल्ली ये रहा और कोलकाता ये रहा, इसके डिस्टेंस की बात की जा रही थी, तो इनके बीच का डिस्टेंस आपने देख लिया कि ये क्या है, ये आपके पास 1 मिलियन एंड 453,000 मीटर इनका डिस्टेंस है। अच्छा, अब जैसे आपने इसे कंप्लीट कर दिया तो अब आपके पास है लास्ट क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन पेपर का, सेक्शन ई के अंदर भी और पूरे क्वेश्चन पेपर का। तो यहां आपके पास ना 2 डिफरेंट कंटेनर दे रखा है। फर्स्ट कंटेनर जो है इसकी जो कैपेसिटी आपको दे रखी है 850 लीटर दे रखी है, और सेकंड वाला जो कंटेनर है इसकी जो कैपेसिटी आपको दे रखी है 680 दे रखी है। और क्वेश्चन किस तरह से है पहले पढ़ लेते हैं कि 2 टैंकर्स कंटेन्स 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ कैरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली। दोनों के अंदर कैरोसिन है और दोनों की कैपेसिटी आपको यहां पे दे रखी है। फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन बी मेजर द कैरोसिन ऑयल बोथ टैंकर व्हेन दे आर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखो नंबर ऑफ टाइम्स यूज करने के लिए हमें दोनों का मैक्सिमम कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करना है जो दोनों का सेम हो सके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना फैक्टराइज कर लेते हैं। तो जैसे आप 150 है आपके पास, इसे आप फैक्टराइज करोगे तो आप इस तरह लिख सकते हो, जैसे 85 है, 85 को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब ये 600 को ब्रेक करोगे, यानी कि देखो ब्रेक कैसे कर रहा हूं ये आप समझना। 850 को ब्रेक करने के लिए ऐसे फैक्टराइज करोगे, और ये 180 जो है इसे ब्रेक करने के लिए भी आप क्या करोगे, फैक्टराइज कर लोगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के अंदर अगर हमें पहले सबसे पहले बोला मैक्सिमम कैपेसिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब है एचसीएफ निकालने की बात की जा रही है जो दोनों के अंदर कॉमन होनी चाहिए। तो आप देखो कि 17 दोनों के पास आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। 17 के बाद अब ये जो 10 है, जो 10 लिखना है, इस 10 को भी ब्रेक करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह लिख सकते हैं। तो 17 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 है यहाँ पर। तो देखो 17 दोनों के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो 17 लिख सकते हैं, 17 5 जा, और एक मिनट, 17 5 जा, और इसके अलावा आप इसे 10 और लिखो, 17 5 जा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, कुछ इस टाइप से ही आ जाएगा। यानी 850 का फैक्टर निकालोगे इस टाइप से आएगा, और 680 का निकालोगे तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ये अगर क्लियर ना हो तो मैं बता दूं आपको, ये मैंने 5 लिखा हुआ है भाई, ठीक है। तो ये आप देखोगे दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो 17 दोनों के अंदर है, तो दोनों के अंदर 17, और ये वाला 17 ले लिया। उसके अलावा 5 दोनों के अंदर आ रहा है, तो 5 भी मैंने ले लिया, ठीक है। इसके अलावा 2 दोनों के अंदर आ रहा है भाई, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 2 जो है उसे भी ले लूंगा, ठीक है। जो जो कॉमन चीजें आ रही है ना दोनों के बीच में, कॉमन जो आ रही है, ठीक है, उसे हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है आपके पास 17 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 170 के आ गया, इसका कॉमन आ गया। तो जैसे इसमें मैं 5 दिया कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो दोनों का सेम हो चुके, तो वो क्या आ गया हमारे पास, 170 आ गया। कैसे निकाला, तो हमने इसे कॉमन निकाल के निकाला, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर कॉमन फैक्टर जो है उसे निकाल करके हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया, जो कि आ सकते हो कि 170 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स फर्स्ट कंटेनर बी फिल्ड यूजिंग द कंटेनर। अब देखो आपने कॉमन फैक्टर पहले निकाल चुके 170, अब फर्स्ट कंटेनर की बात पूछा जा रहा है। फर्स्ट कंटेनर का मतलब है आपके पास ये 850 है, ठीक है। अब 850 इस कंटेनर से, यानी कि जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला था 170, इसके थ्रू अगर हमें इसे फिल करना हो तो नंबर ऑफ टाइम्स आपको निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, ये 870 को डिवाइड कर लोगे 750 से, तो 0 तो यहाँ हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे डिवाइड भी इस तरह से करते हैं ना कि 850 डिवाइड बाय 170 करोगे तो 0 कैंसिल हो गया, 7 1 17, और 17 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो 5 टाइम्स आपका इस कंटेनर के आ जाएगा। तो सेकंड का आंसर तो 5 टाइम्स आ गया, फर्स्ट का आंसर हमारा 170 आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से हो गया होगा। तो इस तरीके से आपका ये जो हाफ ईयरली एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है इसे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसे पार्ट में मैंने बनाया है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वहां पे क्लिक कर वो जो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं उसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं चैनल पर लेके आ सकूं। चैनल जो कि मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, मेरा सेकंड चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और इसके अलावा ये जो मेरा फर्स्ट चैनल है फ्रेंड्स @ इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी डाउट, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, चैट पर मैसेज करके आप अपने सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।